जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्केल। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान को जीतकर ले जाएगा। आज दोस्तों हम आपको रामबाण सीरीज शुरू करने वाले हैं। आपके लिए स्पेशल क्लास है दोस्तों रामबाण सीरीज दोस्तों 5 क्लास इसकी आएंगी और इस 5 क्लास को अगर आप ले लेते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी पेट की खोपड़ी में आप जरूर से ज़रूर छेद करेंगे। इसीलिए ये पाँचों सीरीज आप जरूर लीजिएगा। आज इसका पहला सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें 50 प्लस अति महत्वपूर्ण छपने वाले प्रश्न हैं जो कि जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा लास्ट तक और जितने भी पॉइंट्स बताते जाऊँ उसको नोट करते चलिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं उनके किस्मत के पन्ने कभी खाली नहीं होते हैं। दोस्तों इसीलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत के भरोसे रहिए, ना कि आप किस्मत के भरोसे बैठ जाइए कि जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा और जो फल मिलेगा दोस्तों वो अच्छा ही मिलेगा। इसीलिए मेहनत के भरोसे हमेशा रहिए, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठिए। आइए आज का पहला सवाल देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। बताइएगा दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल थे उसमें से किसमें मनका निर्माण के लिए फेमस था, कौन सा वाला। तो दोस्तों जो मनका निर्माण होता था वो आपका लोथल में होता था। लोथल एक स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ पे मनका निर्माण होता था, उसके लिए ये फेमस था, याद रखिएगा। दोस्तों जो लोथल है आपका वो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है, इससे भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों लोथल में ही बंदरगाह का साक्ष्य मिला था, इसे भी याद रखिएगा। बंदरगाह का साक्ष्य आपका लोथल में मिला था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप लोग, जो धौलावीरा स्थल है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का, वो भी आपका गुजरात में स्थित है लूनी नदी के किनारे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों जो आपका अथर्ववेद है इसी में जादुई माया, वशीकरण, जादू टोना इन सभी का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो अथर्ववेद है दोस्तों आपका वो नवीनतम वेद है और जो आप ऋग्वेद देख रहे हैं आपका ये प्राचीनतम वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में ही दोस्तों जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो कि सूर्यदेव को समर्पित है। कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, ये क्वेश्चन भी पूछता है, और 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में, ये भी याद रखिएगा। यजुर्वेद दोस्तों जो है आपका वो गद्य पद्य दोनों में है, ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो बता दें दोस्तों आपका जो गुर्जरा अभिलेख था इसमें ही अशोक का नाम लिखा गया था। ये जो आपका है वो आपका दतिया मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। तो दोस्तों जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक थे, इन्होंने हिंदुओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुए ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। दोस्तों अंग्रेज़ों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो सूरत में की थी, याद रखिएगा इसको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, भारत के दक्षिण में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 में मसूलीपट्टनम में की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों जो 1935 का अधिनियम था इसी में ही पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस सन में दिया था, बताना है आपको। तो बता दें दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की तथा यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया था, इसे याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये आज़ाद हिंद सरकार जो बनी थी, इनका गठन किया था इन्होंने, उसके अस्थायी सरकार में ये दोस्तों सेना अध्यक्ष और राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन जो आपका 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 को हुआ था वो क्यों निलंबित कर दिया गया था। तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन आपका शुरू हुआ था 1920 में, वो चौरी चौरा में एक हिंसक घटना के कारण निलंबित कर दिया गया था, इसे याद रखिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक कस्बा चौरी चौरा, जहाँ पर 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना घटित हुई जिसमें किसानों की भीड़ ने
इस स्थान के एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद दोस्तों 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यहाँ पे दी गया है दोस्तों, देखिए सूची फर्स्ट जो दिया गया है इसमें लिखा है कांग्रेस का उद्गम संबंधी मत, और जो दूसरी सूची दी गई है इसमें उसके प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों जो रहस्यमय उद्गम है आपका, इसे कहा गया था पट्टाभी सितरमैया द्वारा। ए का जो पहला हो जाएगा, बी का दोस्तों दूसरा हो जाएगा, सी का तीसरा हो जाएगा और चौथे का चौथा हो जाएगा। तो ये सभी आमने सामने के हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? इसका बताइएगा लोग क्या होगा। तो बता दें दोस्तों, जो भारत में गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहे जाते हैं वो बाल गंगाधर तिलक कहे जाते हैं। इससे याद रखिएगा दोस्तों, उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा भी इन्होंने ही दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इसके अलावा बता दें दोस्तों, जो अंग्रेजी पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल थे, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन अरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने 1916 में जो होम रूल लीग की स्थापना पुणे में की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत पर दोस्तों पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति में देशांतरीय का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों जो सभी देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयां समान होती हैं, और पृथ्वी में अगर आप पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं तो आपका जो 4 मिनट बढ़ जाता है और पश्चिम में जाने पर 4 मिनट घट जाता है। इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो 12 नंबर का है इसका आंसर बताइएगा। तो बता दें, जो कर्क रेखा है आपकी उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इसे याद रखिएगा आपको। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा हो जाएगा। दोस्तों यह भारत में माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है, और ये भारत में दोस्तों कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है। तो बताइएगा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ पर जाने की आवश्यकता होती है? तो बता दें दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए जो पर्वतारोही होते हैं उन्हें नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। नेपाल से जाकर ही आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है आपका नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित 8,848 मीटर पर हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक ऊंची चोटी है। इसे भी याद रखिएगा। जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है आपकी 8,848 मीटर है। दोस्तों इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बताएं दोस्तों आपको। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गोदावरी नदी हो जाएगा। गोदावरी नदी जो है आपकी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी है। गोदावरी नदी तंत्र दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। और इसका जो उद्गम होता है आपका वो महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होता है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वो भी गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो बता दें दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है सबसे कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश है आपका वो उसका जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 20 फरवरी 1987 को यह देश का 24वां राज्य बना था। इसे याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पश्चिम में भूटान से लगती है और इसके उत्तर में चीन की तिब्बती क्षेत्र पड़ता है। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मैलिंग नेशनल पार्क, शेषा आर्किड अभ्यारण्य, दिव्यांग वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्के बाघ अभ्यारण्य भी उपस्थित हैं। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक जिस दर पर आरबीआई को पैसा उधार देता है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों सबसे पहले बता दें, आरबीआई अगर किसी बैंक को पैसा देता है तो वो किस पर उधार देता है? तो जो आरबीआई बैंकों को उधार देता है पैसा वो आपका रेपो दर पे देता है, और अगर बैंक आरबीआई को उधार देते हैं तो आपके रिवर्स
जो रेपो दर होती है उस पर देते हैं। जो रेपो दर होती है आपकी वो हमेशा रिवर्स रेपो दर से ज़्यादा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर बैंक RBI को उधार दे रहे हैं तो वो रिवर्स रेपो दर पर उधार देंगे, इसे आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा, किसान क्रेडिट कार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी वो 1998 में हुई थी, इसे याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि किसानों की कृषि संबंधी खर्चों के लिए ऋण आवश्यकता की पूर्ति के हेतु समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधार के पश्चात अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है। तो बता दें दोस्तों 1991 के आर्थिक सुधारों में व्यापारिक नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग सुधार में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति देने के साथ नियम कायदों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में दूरगामी देखा गया। इस समय जो वित्त मंत्री थे आपके वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों का वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। तो बताइएगा दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी होती है ये। मौसमी बेरोजगारी यह एक प्रकार का बेरोजगारी है जो वर्ष में कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है। भारत में खेतिहर मजदूरों के पास वर्ष भर काफ़ी कम काम होता है। इसके अलावा दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है, यह बेरोजगारी औद्योगिक पिछड़ेपन, सीमित पूंजी जैसे कारणों से होती है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वजनिक दोस्तों वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। तो बता दें दोस्तों जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है वो आपका उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है, जिसमें दोस्तों आपका गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी और कालाबाजारी रोकना, इसके अलावा व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो ये इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो बता दिए उपयुक्त सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सी है। तो बता दें दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है आपका वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत की एकल तथा एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसकी त्रिस्तरीय संरचना, जिसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। संविधान में भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के संबंध में चर्चा की गई है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, प्रवर समिति, इसमें मिलाना है आपको, आपकी संसदीय समिति दी गई है और उसके कार्य दिए गए हैं, तो इसमें बताना है आपको कौन सा इसका कार्य है। तो दोस्तों जो प्रवर समिति होती है आपकी, ये आपके तदर्थ समिति की सलाहकार समिति के अंतर्गत आती है। इसका गठन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका। तो इसका जो पहला हो जाएगा दोस्तों प्रवर समिति का हो जाएगा वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। लोक लेखा समिति दोस्तों, लोक सेवा समिति का दोस्तों जो काम होता है आपका वो कार्य सरकार के वार्षिक वित्त लेखकों और व्यय को पूरा करने के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों की जांच करना होता है, अर्थात सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी जांच करना होता है। तो पहले का दूसरा हो जाएगा, दूसरे का दोस्तों तीसरा हो जाएगा। और प्राक्कलन समिति का बजट में विभागीय व्यय की जाँच करना होता है। तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो बता दें दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, और जो लोकसभा के उपाध्यक्ष होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देते हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है अपने चुनाव की तारीख से अगले लोकसभा की बैठक के ठीक पहले तक पद पर धारण रहता है, इसे भी याद रखिएगा। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये वह किसी विधेयक के धन विधेयक होने या नहीं होने का भी निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब उसकी आयु कम से कम कितनी हो। तो दोस्तों कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति यदि 14 वर्ष से कम आयु का है तो वह ऐसे जोखिम भरे कार्यों के लिए नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी कारखाने कांत अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। हालांकि यह अनुच्छेद किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है। दोस्तों जो जिले में आपके माध्यमिक विद्यालय होते हैं इसकी व्यवस्था को आपका जो देखता है वो जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साबुन कपड़ों का बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो बता दें दोस्तों जो साबुन होते हैं वो साबुन घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर कपड़ों के बेहतर सफाई में सहायक होता है, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको दिष्ट धारा में रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे मोटर देख रहे हैं दोस्तों, जो मोटर होता है आपका वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो ट्रांसफार्मर होता है आपका वो प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज को कम या अधिक करता है। अगला क्वेश्चन, गोताखोर सांस लेने के लिए कौन सी गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जो गोताखोर होते हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बताइएगा। तो बता दें दोस्तों, जो इमली होती है आपका, इसमें आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली हो गया, जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में दोस्तों आपका ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल हो जाएगा, और जो साइट्रिक अम्ल है दोस्तों आपका ये नींबू में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इमली में टार्टरिक पाया जाता है और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होता है। तो दोस्तों जो मानव आहार में पालिश किए हुए चावल होते हैं इसके उपयोग से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप घेघा रोग देख रहे हैं, जिसे जो होता है आपका वो आयोडीन की कमी से होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चारा बिजाई योजना किस राज्य ने शुरू की। तो बता दें दोस्तों, आपका जो चारा बिजाई योजना शुरू किया गया था वो आपका हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह योजना गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, ये याद रखिएगा। इस योजना का जो उद्देश्य है वो राज्यों में चारे की कमी को पूरा करना और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइलेंट वैली बचाओ के प्रचारक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों आपको पहले बता दें, जो साइलेंट वैली है आपका वो केरल में स्थित है, और इसके जो प्रसिद्ध प्रचारक थे वो थे प्रोफेसर M.K. प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल को कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो बता दें दोस्तों, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण, रियल एस्टेट कारोबारी बॉब सिंह ढिल्लो उर्फ नवजीत सिंह ढिल्लो, और प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को कनाडा के, ये जो तीनों लोग हैं, इन तीनों लोगों को दोस्तों कनाडा का जो ऑर्डर ऑफ कनाडा पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा ब्रांड इंडिया अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है। तो दोस्तों जो ब्रांड इंडिया अभियान है वो आपका वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित है। यह अभियान भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अम्ब्रेला अभियान के रूप में काम करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 12 जनवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो बता दें दोस्तों, 12 जनवरी 2022 को इसरो ने महेंद्रगिरी तमिलनाडु में गगनयान मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त होगा। मानव युक्त दोस्तों, भारत की पहली मानव युक्त जो आपका मिशन है वो गगनयान मिशन है, इसे याद रखिएगा। इसरो के दोस्तों जो हेड हैं वर्तमान में वो एस सोमनाथ हैं। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। तो बताएं दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप विकसित किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम है। दोस्तों देश में केरल का मातृ मृत्यु अनुपात जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दोस्तों जो तेलंगाना है देश का पहला बड़ा राज्य है जिसने कोविड वैक्सीन के पहले डोज को लेकर 100% के लक्ष्य को हासिल कर लिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो बता दें दोस्तों, केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग के संयुक्त सचिव पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है, इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों, रूस ने पहली बार पनडुब्बी के माध्यम से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, इसे याद रखिएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 बीघा कॉरिडोर भारत को किस देश से जोड़ता है? इसका ऑप्शन आगे है दोस्तों जो बांग्लादेश से आपका ये 3 बीघा गलियारा या फिर 3 बीघा कॉरिडोर ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? तो बता दें दोस्तों, जो बुडापेस्ट है आपकी वो हंगरी की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी अगर पूछेगा तो ओस्लो हो जाएगा। जॉर्जिया की राजधानी अगर पूछेगा दोस्तों तो तिबिलिसी हो जाएगा। और साइप्रस है दोस्तों, इसकी राजधानी निकोसिया हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? तो दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि है वो 1 माह की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, और जो वर्तमान लोकसभा है वो 17वीं लोकसभा है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है इसकी स्थापना 1950 को की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जल महल किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों बता दें, जो राजस्थान का प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल जल महल आपका जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जयपुर में। यह महल दोस्तों झीलों के बीचों बीच होने के कारण इसे आई वॉल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता है। इसे जय सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार थे? तो बता दें दोस्तों, भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक बृजमोहन नाथ मिश्रा या फिर पंडित बिरजू महाराज के नाम से प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य के कलाकार थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों बता दें, इनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। इन्हें पद्म विभूषण के अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों, जो भगत आंदोलन है आपका वो भील जनजाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो तीर्थ स्थल देवा शरीफ है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी बाराबंकी में स्थित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यह हाजी वारिस अली शाह की जन्मस्थली है, जिन्होंने मानवता के लिए सार्वभौमिक प्रेम के अपने संदेश से लोगों के जीवन को प्रभावित किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा? तो दोस्तों, मुख्य रूप से भारतीय महाद्वीपों में खेले जाने वाले प्रसिद्ध खेल कबड्डी जो है आपका वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, इसे याद रखिएगा। आगे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वो क्या होगा, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? इसको बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों, जो जैव विविधता है इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।